नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम आपके लिए आज लेकर के प्रस्तुत हुए हैं पाठ 5, जो कि एक निबंध है और नाम है नागरी लिपि। ठीक है, लिपि जिसमें हम आप लिखते हैं, जिसमें यह पाठ लिखा जा रहा है, वही नागरी लिपि है और इसके लेखक है गुणाकार मूले जी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, फिर भी हम उन प्रश्नों में से छांट के प्रश्न लाए हुए हैं, जिसको अगर सारे प्रश्नों को 12 प्रश्न लगभग हम लाए हुए हैं, 12 प्रश्न को आप अगर ध्यान से याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इस पाठ से जो भी प्रश्न आएगा आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे, चाहे वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आए अथवा कोई और प्रश्न आए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का कि मूले जी किस राज्य के निवासी थे। ऑप्शन है आपके लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा महाराष्ट्र। गुणाकर मूले जी महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे। महाराष्ट्र में ही मुंबई पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यह पहला प्रश्न था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गुणाकार मूले की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। पुरालिपि मतलब जो पुरानी लिपियां हैं, और पूरे संसार की बात कर रहे हैं कि वह कौन सी पुस्तक है जिसमें पूरे संसार की प्रायः इसलिए लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई छूट गया हो तो उसको नहीं पकड़िएगा, है ना। लगभग सभी हो गए। प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। तो ऑप्शन है आपके लिए नक्षत्र लोक, सौर मंडल, अक्षरों की कहानी और अक्षर कथा। तो आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें विकल्प सही होगा आपका डी, अक्षर कथा। ठीक है, और साथ ही आपको ये जो विकल्प हैं 1, 2, 3, नक्षत्र लोक, सौर मंडल, अक्षरों की कहानी, यह सब भी गुणाकर मूले जी की ही रचना है, इसलिए रचना के तौर पे याद रखिएगा। नक्षत्र लोक यानी नक्षत्रों का लोक, सौर मंडल सूरज का मंडल, जहां आप सोशल साइंस में पढ़ते होंगे, भूगोल में पढ़ते होंगे, है ना। गुणाकर मूले जी बहुत ही विद्वान पर्सन थे, विद्वान आदमी थे, इसीलिए उन्होंने हिंदी में भी लिखा है, हिंदी विषय पे भी लिखा, लिपि के बारे में लिखा है जिसे आप पढ़ रहे हैं, बाकी और भी चीज़ों पे उन्होंने लिखा हुआ है, इवन वैज्ञानिकों के ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हम लोग, प्रश्न नंबर 3। नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो ये पाठ का नाम है आपका, यह एक निबंध ही है और गुणाकर मूले जी की किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है आपके लिए भारत, इतिहास और संस्कृति, ऑप्शन बी है भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी है भारतीय विज्ञान की कहानी, और ऑप्शन डी मैंडलिप। तो आपको इस निबंध को बताना है कि यह निबंध उनके किस पुस्तक से लिया गया। तो ये ए और बी में दोनों में कोई एक सही है। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है आपको भारतीय लिपियों की कहानी, तो आपका यहाँ पर विकल्प बी सही है, ऑप्शन बी सही है ये आपका। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, भारतीय लिपियों की कहानी। यह जो निबंध नागरी लिपि लिया गया है गुणाकर मूले जी की भारतीय लिपियों की कहानी जो पुस्तक है उससे लिया गया। आगे प्रश्न हम लोग देखें। हाँ, गुणाकर मूले जी का जन्म कब हुआ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है क्योंकि बिहार बोर्ड में या कई जगहों पर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते। तो गुणाकर मूले जी बहुत पुराने नहीं थे। 1900 में जो पैदा हुआ उसको हम लोग थोड़ा पास के मानते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे वो। तो ऑप्शन है आपके लिए 1936, 1937, 1938 और 1935। आपका कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, 1935। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हम लोग।
अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले जी का निधन कब हुआ? 1999, 2001, 2009 और 2008। या 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको सही बताना है। तो अभी 2000, आज के डेट में जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो 2023 चल रहा है, 2000 के बाद ही मरे हैं, लेकिन एग्जैक्ट कब मरे हैं, किस साल में? तो वो मरे हैं 2009 में। ठीक है, विकल्प सी सही है यहाँ पे। ठीक है, 2009 में देहांत हुआ इनका, निधन हुआ, देहांत हुआ, एक ही बात होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूले जी ने कहां से अपना मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई गणित विषय में की? ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है व्यक्तित्व से संबंधित, लेखक से संबंधित पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं। किताब में अगर दिया गया है, पढ़ाया गया है तो निश्चित तौर पे बनते हैं। पूछने वाले के ऊपर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेगा, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है ये प्रश्न अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आदमी पढ़ने के बाद फिर दोबारा नॉर्मली पढ़ाई नहीं करता। और गुणाकर मूले जी ने सब पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी कर रहे थे, फिर नौकरी छोड़ करके मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई केवल गणित विषय से की। विषय उन्होंने गणित केवल लिया और उसके लिए उन्होंने पढ़ाई किया था। तो चलिए अब प्रश्न के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ से अपना मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई गणित विषय में गुणाकर मूले ने की। नागपुर ऑप्शन है, इलाहाबाद, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है यूपी में। ठीक है, सी मुंबई है, डी वाराणसी है। इसमें दो ऑप्शंस जो हैं आपके, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और वाराणसी दोनों यूपी से संबंधित हैं, और नागपुर और मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपको सही उत्तर बताना है कि कहां से उन्होंने पढ़ाई शुरू की मैट्रिक से लेकर एमए तक गणित विषय की। तो ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद से है। आपके ऑप्शन में इलाहाबाद का नाम ना देकर के प्रयागराज का भी नाम हो सकता है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रयागराज इलाहाबाद एक ही है। ठीक है, आगे देखें प्रश्न। अब प्रश्न 7 है, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि का बहन बताया है? जब नागरी लिपि निबंध लिख रहे थे उसी में उन्होंने यह लिखा हुआ है कि प्राचीन नागरी लिपि अगर कोई और रिश्ता ना सही तो बहन का रिश्ता एक लिपि के बारे में लिख कर कहते हैं कि बहन का रिश्ता जरूर है इससे। तो ऑप्शन है आपके पास बंगला लिपि, नंदी नागरी, मराठी, तेलुगु। तो सही विकल्प है बांग्ला लिपि, है ना। बांग्ला लिपि को गुणाकर मूले जी ने प्राचीन नागरी लिपि का बहन बताया। कौन सा रिश्ता हो गया प्राचीन नागरी लिपि और बांग्ला लिपि में? बहन का। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही विकल्प हुआ आपका ए बांग्ला लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि पूरे भारत में थी लगभग, लेकिन किसी न किसी नाम से थी। नागरी लिपि में ही आपको बहुत सारे नाम आ गए थे, मुख्यतः दो नाम तो चल ही रहे थे, एक देवनागरी लिपि और एक नंदी नागरी लिपि। तो ऑप्शन है आपके लिए देवनागरी लिपि, नंदी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुफी लिपि। ठीक है, तो आपको सही विकल्प बताना है कि दक्षिण भारत। याद रखिएगा, भारत को दो भागों में बांट लीजिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो यूपी, बिहार, दिल्ली ये सब उत्तर भारत में आ गए, और तमिलनाडु, केरल, आंध्रा ये सब दक्षिण भारत माने जाते हैं। तो यहाँ पर नागरी लिपि किस नाम से, दक्षिण भारत में नागरी लिपि किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही विकल्प होगा नंदी नागरी, विकल्प बी, ये आपका नंदी नागरी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बादशाह ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है? बादशाह उर्दू का शब्द आता है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे कोई ना कोई मुस्लिम शासक ही होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो आपको इन चारों में से छांटना है। तो
सही विकल्प है आपका अकबर ही, अकबर यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। और अकबर ने ही एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पे राम सीता जी की आकृति थी और उस पर नागरी लिपि में राम सीय शब्द लिखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। गुप्त काल में कौन सी लिपि थी? अगला प्रश्न है आपका 10, गुप्त काल में कौन सी लिपि थी? गुप्त काल में भी तो लिखा जाता था ना, तो वो लिखा जाता तो लिपि कौन सी थी? तो लिपि का आपका ऑप्शन है सिद्धम लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुफी लिपि। तो सही ऑप्शन होगा ब्राह्मी लिपि। गुप्त काल में जो था उस समय ब्राह्मी लिपि चलती थी। आपका ऑप्शन सी सही है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूले जी के अनुसार किस राजा के नाम से देवनागरी लिपि का संबंध है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, यादव राजा रामचंद्र, अमोघवर्ष। ठीक है, अब यहां पर जो प्रश्न है कि देवनागरी लिपि, नागरी लिपि को ही कुछ जगह पर यानी उत्तर भारत में देवनागरी लिपि कहा जाता था और दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा जाता था। ठीक है, तो देवनागरी लिपि से संबंध किसका? तो निश्चित तौर पे आपका संबंध तो उत्तर भारत में ही होगा, लेकिन आपको राजा, यहाँ पे राजा का नाम पकड़ना है कि कौन है यहाँ पे, जिससे ये संबंध बताते हैं। तो देखिए, निबंध के नागरी लिपि निबंध में मूले जी ने दो तथ्यों की चर्चा की है देवनागरी लिपि के संबंध में। एक तो उन्होंने तर्क दिया है कि कुछ लोगों का मानना है कि देवों का शहर है ना, गलियों का नगर जिसको बनारस को कहा जाता है, तो वहाँ पे वही तो उन्होंने तर्क लिखा हुआ है कि देवों का नगर बनारस के कारण जो बनारस में लिपि चलती रही है, नागरी लिपि ही चलती रही है, उसको देवनागरी वहाँ कहा जाता था। लेकिन इस तर्क से वो ज़्यादा सहमत नहीं है और वो तर्क दूसरा देते हैं कि चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, व्यक्तिगत नाम विक्रमादित्य था और इन्हीं का एक नाम देव भी था। ठीक है, और कहाँ रहते थे? ये पटना में रहते थे। चूंकि जो देव हैं वह पटना में रहते हैं, वह नगर देवनगर कहलाएगा और वहाँ की लिपि क्या कहलाएगी? देवनागरी। यह तर्क देते हुए मूले जी के अनुसार उनको यह उचित लगता है कि देवनागरी लिपि का संबंध निश्चित तौर पे, ये मानना है इनका, मूले जी का मानना है कि देवनागरी लिपि का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। और यहां पर उस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, 12वां प्रश्न। आद्य लेख का क्या अर्थ है? लेख, लेख क्या होता है? लेख निबंध हो गया। लेख नागरी लिपि पे भी लिखा गया है और बहुत सारे लेख हैं, अंबेडकर जी का भी लेख है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेख में अपनी बात रखना होता है, अपने तथ्यपरक बातों को रखना होता है, समस्याओं को उजागर करना होता है, यही लेख होता है। और लेख में कुछ नया चीज नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर लेकिन प्रश्न है आपका कि आद्य लेख का क्या अर्थ है? ऑप्शन से आधुनिक लेख, मध्यकालीन लेख, अत्यंत प्राचीन लेख, आज का लेख। क्या है? लेख तो ठीक है, लेकिन आद्य जो जुड़ गया उसका मतलब क्या है? तो आद्य जुड़ने का मतलब आधुनिक नहीं है, आज का नहीं है, मध्यकालीन भी नहीं है, और जो बच गया विकल्प सी, अत्यंत प्राचीन लेख, यही आपका सही विकल्प है। अत्यंत प्राचीन लेख का संबंध आद्य लेख से है। आद्य लेख उसी को कहा जाता है, अत्यंत प्राचीन निबंध को कहा जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह प्रश्नोत्तरी भाग बहुत अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा वास्तव में तो आप ही बताएंगे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हमारा यह आपसे आग्रह है, ताकि आपको जो भी अपडेट वीडियो हो, नई वीडियो हो, आपको उसकी सूचना मिल सके। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। और हम
यह भी आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आपको यह पसंद आया हो तो अपने साथियों, सहपाठियों के साथ, जिनके साथ आपकी पढ़ाई होती है, उनसे यह वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि कोई प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भी पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको देंगे। अगर हिंदी विषय से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हो या आपको वीडियो देखना है तो आप साहित्य गंगा चैनल पर जा करके देख सकते हैं। साहित्य गंगा बिहार बोर्ड साहित्य गंगा का यह तीसरा चैनल है, जिसमें केवल बिहार से संबंधित, बिहार बोर्ड से संबंधित सिलेबस के ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।